कल के लेक्चर की रिपीटेशन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने जीसीडी का एल्गोरिथम किया था। कल के दो एल्गोरिथम्स किए थे। एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम था, एक कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम था। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में आप सिंपली मॉड लेते हैं, नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। अगर मॉड का रिजल्ट 0 आता है तो आप जीसीडी रिटर्न कर देते हैं। जब तक नॉन ज़ीरो होता है तब तक आप इसको रिपीटेड कंप्यूट कर रहे होते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग में क्या था, आप दो नंबर्स में से छोटा नंबर उठाते हैं, दोनों में से जो छोटा नंबर होता है उससे आप मॉड लेते हैं दोनों को। अगर दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है तो वो जीसीडी होता है, अगर नहीं तो आप उस छोटे नंबर को डिक्रीमेंट बाय 1 करते हैं, अगेन मॉड लेते हैं दोनों से। अगर दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है तो जीसीडी होता है, अगर नहीं कर सकता फर्दर डिक्रीमेंट करते हैं। इसके अलावा कल हमने ये मिडिल स्कूल प्रोसीजर भी पढ़ा था जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। इस प्रोसीजर में आप जीसीडी फाइंड करने के लिए क्या करते थे, दोनों नंबर्स को, दो नंबर्स का जीसीडी फाइंड करने के लिए दोनों का आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं 60 एंड 24, दोनों के आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और इन प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों के केस में उनको आप निकाल के उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वो आपका जीसीडी होता है। तो ये फिर आपने डिस्कस किया था, ये एग्जैक्टली एल्गोरिथम नहीं है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स हैं और ये बेसिक स्टेटमेंट नहीं है, ये इटसेल्फ एक और एल्गोरिथम हो जाता है। तो ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, सो हम इसको प्रोसीजर कह रहे हैं। तो इस केस में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, एक स्टूडेंट ने वो सही किया, मैंने चेक भी की थी कल, उसने रिटर्न कर दी थी उसी टाइम। असाइनमेंट ये था कि आपको यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ दो नंबर्स का कर रहे हैं, तो ये एम एन एन। तो अगर आपके पास नंबर दो से ज़्यादा हो उनके आप जीसीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो असाइनमेंट था एग्जैक्ट। तो मैं पहले प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। एल्गोरिथम्स के नाम से हमने बनाया था प्रोजेक्ट। तो इसमें दो एल्गोरिथम्स, दोनों को हमने सूडो कोड को इम्प्लीमेंट किया था, कंसेक्यूटिव जीसीडी और दूसरा यूक्लिड्स जीसीडी। तो यहाँ पे दोनों एल्गोरिथम इनपुट ले रहे हैं दो नंबर्स, तो दो नंबर का जो जीसीडी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन नंबर हो, चार नंबर हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या होगा, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप इसमें एक और पैरामीटर ऐड करें। तो पैरामीटर आप कितने ऐड करेंगे, मैं n नंबर्स का जीसीडी ले सकता हूँ, नंबर तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आप कब तक चलाते रहेंगे, और अगर आप पैरामीटर ऐड करेंगे तो कोड में क्या चेंज करेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल नंबर्स का जीसीडी लेना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन इज पास फंक्शन एज अ पैरामीटर तो इंट जीसीडी ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो लेट से मेरे पास नंबर्स हैं 6, 8 एंड 12। तो ये तीन नंबर्स हैं, तो मैं जीसीडी कैसे फाइंड करूंगा, जिस यूक्लिड्स एल्गोरिथम जीसीडी ऑफ 6 कॉमा, आपने 8 कॉमा 12 इस तरह से नहीं लिख सकता। तो मैं इस तरह लिखूंगा, अगेन जीसीडी ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम सही है।
तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि ये 3 नंबर थे मेरे पास, 6, 8 एंड 12। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पहले मैं इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड कर रहा हूँ। तो वो जो भी होगा वो एज अ पैरामीटर आ जाएगा इस सेकंड मेथड कॉल की। सही है, तो इन तीनों नंबर का जीसीडी होगा क्या बाय द वे, इनका जीसीडी आना चाहिए 2 आना चाहिए। 2 सबको इवनली डिवाइड कर रहा है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 2 आ रहा है। नंबर चेंज करते हैं, 18 करते हैं या 15 करते हैं। इस केस में जीसीडी होना चाहिए मेरे ख्याल से 3। यस, ठीक है। तो आपको n नंबर्स का जीसीडी फाइंड करना है, तो आप उसको फर्दर नेस्ट कर दें, 18 and 12, and let's say we have 60। तो इनको कैसे फाइंड करेंगे, अब 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर का आप जीसीडी कैसे फाइंड करेंगे। हसनैन रजा, माइक बंद कर दो अपना। तो मेरे पास अब 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स का जीसीडी आप कैसे फाइंड करेंगे। एक सॉल्यूशन यह है 50, सॉल्यूशन दिया है दिस वन। एल्गोरिथम नेम रिप्लेस कर देता हूँ। और नंबर्स भी रिप्लेस कर देता हूँ। नंबर्स आर 6, 18, 12 एंड 60। इनका जीसीडी 6 है, दैट इज करेक्ट। तो समझ में आ रहा है मैं एन नंबर्स का जीसीडी कैसे ले सकता हूँ। इसको मैं एक और अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ जीसीडी। वो क्या होगा, ट्रिपलेट आइटरेटिव, फर्स्ट नंबर इज 6, सेकंड इज जीसीडी ऑफ 18, comma, and we have Euclid's algorithm GCD of 12 and 60। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, so let's see। तो कमेंट आउट कर दें, वैसे ही छोड़ दें। इसका रिजल्ट देख लें क्या आता है। अगेन 6 आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एल्गोरिथम को 2 पैरामीटर पास किए, एक तो एग्जैक्ट नंबर पास किया, दूसरा नंबर की जगह मैंने मेथड कॉल पास कर दी। सही है, अगर मैं इसको एक ही लाइन पे रख दूं, क्लैरिटी होगी फंक्शन कॉल समझने में।
फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर ही। जब मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, फर्स्ट पैरामीटर में नंबर इटसेल्फ दे रहा हूँ 6, सेकंड पैरामीटर में ये दे रहा हूँ, सेकंड पैरामीटर नंबर नहीं है बल्कि एक और मेथड कॉल है। सही है। अब इसके अंदर जो अंदर का मेथड कॉल है ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, तो जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा उसको आप इसके साथ पास कर देंगे 6 के साथ, तो इन दोनों का आपके पास जीसीडी आ जाएगा। अच्छा, अब मेथड कॉल के अंदर क्या हो रहा है, अगेन नेस्टेड मेथड है। इसके अंदर अगेन मैं पास कर रहा हूँ दूसरा नंबर 18, और 18 के साथ मैं डायरेक्ट नंबर पास नहीं कर रहा बल्कि अगेन जो लास्ट 2 नंबर्स हैं 12 एंड 60 उनका जीसीडी कॉल कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों का जीसीडी रिटर्न करेगा, वो 18 के साथ उनका जीसीडी कॉल हो जाएगा। फिर ये दोनों रिटर्न करेंगे जो वैल्यू, वो 6 के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ओवरऑल जीसीडी मिल जाएगा। सही है। सो इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं, इंटीजर जीसीडी 1, तो जीसीडी 1 क्या होगा, जीसीडी ऑफ 12 एंड 60 इंटीजर जीसीडी ऑफ 2 इक्वल्स नाउ यू हैव, अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो ये है प्लस 18, तो 18 कॉमा जीसीडी 1। सही है। नाउ इसको डुप्लीकेट करें, जीसीडी 3, जीसीडी 3 क्या होगा, 18 भी हो गया प्रोसेस। अब लास्ट नंबर है 6, 6 कॉमा जीसीडी 2। तो इस तरह से आपको जो चारों नंबर्स का जीसीडी है वो मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले 2 नंबर्स का जीसीडी निकालें, उनको थर्ड नंबर के साथ आप कैलकुलेट कर लें जीसीडी। अब तीनों नंबर्स का आगे आप चौथे नंबर के साथ आप जीसीडी निकाल लें। सही है। तो आप इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज का जीसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिजल्ट को प्रिंट करा दूं, राइट लाइन, तो व्हाट वी हैव जीसीडी 3, सही है। तो इन दैट केस आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आप एक और नंबर बढ़ा दें, तो दैट केस इज ऑल्सो सिंपल। चले, मैंने एक और नंबर बढ़ा दिया 3। अब क्या होगा, इंटीजर जीसीडी और इक्वल्स, तो इसमें नंबर 3 भी ऐड हो जाएगा और लास्ट चारों नंबर्स का जीसीडी उसके साथ हम इसका जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। तो जीसीडी 4 की वैल्यू, अब 3 जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इन पांचों नंबर्स का। सही है। तो आप 3 नंबर्स का जीसीडी निकाल लें, तो आप 2 नंबर्स का अलग से निकाल लें, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो तीसरे नंबर के साथ आप जीसीडी कर लें। तो एक तो ये तरीका भी है, और दूसरा 60 ने जो मेथड बताया था, सॉरी 50 ने, ये वाला मेथड, तो आप पहले 2 नंबर्स का अलग लें, दूसरे 2 नंबर्स का अलग लें, फिर आप उनका ओवरऑल जीसीडी निकाल लें। फॉर एग्जांपल जीसीडी 1 इज ऑफ 12 एंड 60, जीसीडी 2 इज 6 एंड 18, एंड जीसीडी 3 इज इसमें अगेन हमें फिर इन दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले जीसीडी 1 एंड 2 उसको हम जीसीडी 3 के साथ रखेंगे। तो इस तरह के अगर मैं अप्रोच फॉलो करूं, तो जीसीडी 3 इज
GCD1 and GCD2 एंड GCD4 इज 3 कामा इन दोनों का GCD आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारे नंबर्स का GCD मिल जाएगा। सही है। एंड हु इज जहीर अली? जहीर अली कौन है? माइक ऑन करो अपना। जी सर। चाह क्या सर थोड़ा नेटवर्क कंट्रोल प्रॉब्लम थियो कंट्रोल उन करे रिक्वेस्ट मीटिंग सर नेटवर्क प्रॉब्लम हुयो मां मीटिंग के एंड पे को तो अचानक रिक्वेस्ट कंट्रोल ते नंबर लगी वियो। ये कैंसिल कयो। जी सर जी। हाणे माइक ऑफ करे छॾियो। ऑल राइट, मल्टीपल नंबर्स का GCD हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन है तो आप माइक पे कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ लोग कमेंट करते हैं फिर दूसरे लोग उसको लाइक कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो मतलब क्या ये कमेंट्स लाइक करने वाली ये क्या गेम चल रही है? हटा दिया लाइक बेचारे ने 37 ने। सर मुकाबला कर रहे होते हैं कि किसके कमेंट पे ज्यादा लाइक आ रहे हैं। अच्छा जी सर। तो ये क्या फेसबुक है क्या है कि मुकाबला चल रहा है? सर जब टीचर चला जाता है ना क्लास में तो सर फिर बाद में बोर होते हैं एक दूसरे को, देखा हमारे कमेंट पे इतने लाइक हुए थे, हमने ऐसा जोक मारा क्लास में बिला वजह से ही। अच्छा सर ये चलो मना कर दें, सर मना कर दें फजूल। सर ये चैट करते नोटिफिकेशन आता है ना सर, तो आपका साउंड नीचे चला जाता है, वो नहीं, नोटिफिकेशन आप का साउंड आया था सर, चैट तो क्लियर नहीं हाँ, होगा सर। वो साउंड आपको जब फजूल आता है चैट ना बंद करवा दें सर। जी तो सर। आप चैट में म्यूट कर दें, म्यूट पे प्रेस कर देंगे तो आपको जी साउंड सर। नहीं आएगा। ओके सर ओके। सर लेकिन फजूल चैट बंद करवा देना सर। हाँ, लेकिन अब ये है कि क्वेश्चन हैं अगर किसी को तो हाँ सर वो कर सकते हैं, वो करें सर, वो तो उनका हक है, मेरा भी हक है। अब ये है कि जो आपकी क्लासेस होती थी पहले फिजिकल क्लासेस, तो उसमें तो आप पीछे बैठ के मजाक मस्ती कर सकते थे। अब ऑनलाइन क्लास में आप क्या करें, वहाँ पे भी तो आपको कुछ चाहिए ना। तो बस फिर यस यही सर। है, सर बस और ये कुछ सर, ज़्यादा नहीं कर सकते तो चलें लाइक कमेंट कर लें। बस सर हम शुरू 237 से फ्रंट बेंचर हैं, फ्रंट बेंचर है सर। टीचर के हम सही फरमा बरदार होते हैं, शुरू से फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, इस वजह से हमसे ये चीजें नहीं होती। सर झूठ बोल रहा है सर, ये शुरू से मेरे नहीं साथ सर, ये 05 सर, ये झूठ बोल रहा है, ये एक बेंचर से सर हमारे साथ बहुत बेंचर है ये। क्लास में नंबर बना रहा है झूठ बोल के सर, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलो, ऑनलाइन क्लास में मुझे भी आइडिया है कि आप लोग भी अगर मेरे ख्याल से सब्जेक्ट भी इस तरह का हो तो सुन सुन के बोर होते होंगे, नहीं तो सर थोड़ी सब्जेक्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा एनीवे तो कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी सारे लोगों के लिए बोरिंग होगा। सो उनको कोई ना कोई वो क्या कहते हैं, अब रिकॉर्डिंग में तो मैं नहीं बोल सकता, तो जी सर। कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको। तो चलें सर उसके लिए लेने भी में हम, पता बच्चे हैं सर। तो आपको मज़े लेने हैं उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम रख लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक तो है सर। तफरी के लिए भी टाइम निकालेंगे एनीवे। तो चलें, अब जो लोग बोर हो रहे हैं वो चैट से ही मज़े ले लें। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो होपफुली अब ये समझ में आ रहा होगा सबको कि हमें मल्टीपल नंबर्स का GCD लेना हो तो हम एल्गोरिथम चेंज नहीं करेंगे, सेम एल्गोरिथम्स की सिर्फ रिपीटेड कॉल्स कर रहे होंगे। और हमारे पास इस तरह से
जीसीडी मल्टीपल नंबर्स का कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। अच्छा मुझे एक बात बता दें, ये दो लड़के हैं 37 एंड राशिद, ये दोनों फ्रंट बेंचर्स हैं या बैक बेंचर्स हैं? ये किसी दोनों बैक बेंचर्स है। सर किसी कैटेगरी में नहीं आते सर। सर ये अच्छा, नहीं, एक ना ही बैक बेंचर है ना ही सर फ्रंट बेंचर है, दरमियान में बैठते हैं सर, मिडल है, दरमियान में बैठते हैं सर, मिडल है। दरमियान वाले हैं सर। अच्छा दरमियान सर वाले ये हैं। दोनों जगह का मजा देते हैं सर। चलो तो दरमियान वालों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस सर तो दरमियान वाले हैं, क्या करें। चलो सही है, फिर इनको मजे लेने दो दरमियान के। सर ये पार्टी बदलने वाले हैं, बदलते रहते हैं सर। करे अच्छा चलो ठीक है। नहीं मुझे लग रहा था, माइक पे नहीं बोलता सर। इनके कमेंट से भी मुझे लग रहा था। तो चलें, अब जो दरमियान वाले लोग हैं उनका तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो छोड़े इनको, कंटिन्यू करते हैं। एनीवे तफरी हो गई, अब बैक टू लेक्चर। उसके बाद हमने कल डिस्कस किए थे फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप प्रॉब्लम आपके पास आता है तो उसके लिए आप एल्गोरिथम डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस करें, इनपुट्स की जो प्रॉपर रेंजेस हैं वो अंडरस्टैंड कर लें, आउटपुट्स। तो ये सारी वेरिएशंस आप अंडरस्टैंड कर लें जब भी एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइड ऑन कंप्यूटेशनल मीन्स। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम। सही है। सो इसका मतलब ये है कि हम एल्गोरिथम्स होते हैं कुछ जो पैरेलल मशीन्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ एल्गोरिथम सीक्वेंशियल मशीन्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं। सो हमारी अजम्पशन सीक्वेंशियल मशीन रहेगी। इसके अलावा एग्जैक्ट वर्सेस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना इम्प्रैक्टिकल होते हैं या इम्पॉसिबल होते हैं, तो उस केस में आप अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। एंड देन एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स आप डिसाइड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कॉमन डिज़ाइन टेक्निक्स अप्लाई हो जाती हैं, तो आप डिज़ाइन टेक्निक्स भी डिसाइड करते हैं। सही है। उसके बाद आप एल्गोरिथम को एक्चुअली डिज़ाइन करते हैं, यानी कि सूडो कोड लिखते हैं, करेक्टनेस प्रूव करते हैं, यानी कि वो हॉल्ट होगा और रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स निकालते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, और फाइनली आप उसको कोड कर लेते हैं। गेटिंग इट? सही है। सो ये कुछ हैं स्टेप्स हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। ये जो स्टेप है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, तो ये हमने पहले भी किया था। 2 नंबर्स का जीसीडी फाइंड करने के लिए हमने नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट किए थे। इक्वल 0। कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट होता है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? जो एल्गोरिथम जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम लग रहे होते हैं वो एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये याद है? रन टाइम एनालिसिस हमने किया था, ग्राफ हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो हमने मशीन्स कंसीडर की थी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, उन पे हमने 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के एल्गोरिथम हमने अप्लाई किए थे, और नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से हमने देखा था कि एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा है और उसका क्या डिफरेंस पड़ता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। सही है। सो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आइट्रेशन होती हैं वो, उसको हम एज आ स्टेप कंसीडर करते हैं। सही है। सो स्टेप प्लस प्लस इस केस में हमने किया, प्लस में यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, इसमें भी जितनी आइट्रेशंस एग्जीक्यूट होंगी उतने हम स्टेप्स इंक्रीमेंट करते रहेंगे। सही है। तो आपका जैसे ही वाइल लूप ख़त्म होता है तो आप नंबर ऑफ स्टेप्स शो कर सकते हैं।
सेम प्रॉब्लम के लिए दोनों एल्गोरिथम्स ने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए? सही है। देन नंबर ऑफ स्टेप्स आउटपुट करा लेते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इन यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के केस में नंबर ऑफ स्टेप्स आर, जो भी स्टेप्स हमने कैलकुलेट किए हैं उसकी वैल्यू आउटपुट कर दें। और इसी तरीके से आपका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम है, इस पे भी आप जब कंप्लीट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स आउटपुट कर सकते हैं। आउटपुट कर दें इन केस ऑफ consecutive integer algorithm। सही है। सो इस केस में अगर आप सेम प्रॉब्लम दें, दोनों एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है, consecutive integer चेकिंग से भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड सेम प्रॉब्लम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम iterative। So numbers are 24 and 60. So इनपुट क्या है हमारे पास, 24 and 60। सो दोनों केसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास डिफरेंट आएंगे। तो क्या होंगे वो देख लें। बाकी के कोड हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ ये भी दोनों ही लगें। ठीक है। तो इनपुट प्रॉब्लम सेम है, 24 and 60। कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग 13 स्टेप्स में, यानी कि लूप की 13 आइट्रेशंस में रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, लेकिन यूक्लिड्स एल्गोरिथम जस्ट 3 आइट्रेशंस में रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीमेंट करते हैं लूप की हर आइट्रेशन में, कितनी आइट्रेशंस चल रही हैं दोनों एल्गोरिथम के केस में। तो दोनों केस में हम वाइड लूप में नंबर ऑफ स्टेप 0 से स्टार्ट करके प्लस प्लस कर रहे हैं, इस केस में भी और यूक्लिड एल्गोरिथम के केस में भी। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो आपका कन्वर्ज होता है, हॉल्ट होता है, वो बहुत कम स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है एज कंपेयर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग। तो अगर आप प्रॉब्लम को, इनपुट प्रॉब्लम को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं प्रॉब्लम अब चेंज कर देता हूँ, सो इन दैट केस आपके नंबर ऑफ स्टेप्स देखें कैसे चेंज होते हैं। अब देखें कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है, एंड कंपेयर करें यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, जस्ट 5 स्टेप्स में आपका रिजल्ट आ जाता है। सो इस हिसाब से कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है? कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है? सर 5 स्टेप वाला। वो कौन सा था? सर वो जुबान पे नहीं नाम आ रहा सर, वो नाम थोड़ा सा मुश्किल है। दिल पे नाम आ रहा है? इक्विलाइट पता नहीं है सर, वो बैठ दिल पे गया नाम आ रहा है? दिमाग में। अच्छा, दिल पे यूक्लिड्स नहीं, एल्गोरिथम। सर दिल पे नहीं आता। जी सर। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम है वो। यूक्लिड्स एल्गोरिथम सर दिमाग में आ ठीक है, गया। 50, यस 50। सर इस इक्विलेट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मैंने पूछूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं लूप से। सही है। तो लूप अगर नेस्टेड लूप हो, अगर सिंपल लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n। सही है। और अगर नेस्टेड लूप्स हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप स्क्वायर करते जाते हैं या क्यूब करते जाते हैं। लेकिन इन केस की आपकी जो प्रॉब्लम साइज है वो हर इटरेशन में डिवाइड हो जाती है, तो उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है log ऑफ n। सही है।
तो यूक्लिड्स Yes, sir. एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आप कंसीडर कर सकते हैं लॉगरिथमिक या log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी फैमिली। लोगों में तो ठीक इसको है हम सर, मजीद डिटेल में देखेंगे जब हम आगे जाएंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, एनालिसिस फेज में हम डिटेल में देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज को। सही है। अगेन ये फेजेस थे, तो मैं इस केस में ये फेज डिस्कस कर रहा था, एनालाइज द एल्गोरिथम। आपने एल्गोरिथम तो डिज़ाइन कर लिया, अब उसको एनालाइज कर लें कि वो कितना एफिशिएंट है। अगर एफिशिएंट नहीं है तो आप स्टेप रिपीट करें, वापस जाएं, दूसरी डिज़ाइन टेक्निक कंसीडर करें, उसके हिसाब से आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, करेक्टनेस प्रूव करें, दोबारा एनालाइज करें। तो अगर सेकंड इटरेशन में अगर आपका एल्गोरिथम फास्टर आपको मिल जाता है तो आप वो एल्गोरिथम चूज करेंगे पहले एल्गोरिथम की बजाय। तो अगर आपका एल्गोरिथम फास्टर है, कोड कर लें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस भी हमने किए थे बाद में, तो उन्हीं की डिस्कशन है। एनालाइजिंग एल्गोरिथम एंड कोडिंग एल्गोरिथम, ये लास्ट 2 स्टेप्स थे जो कल हम मिस कर गए थे, तो वो देख लें। एनालाइजिंग एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वो करेक्ट होना चाहिए, आउटपुट सही देना चाहिए और वो हॉल्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आप उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। एफिशिएंसी इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आफ्टर करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम। तो एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक टाइम एफिशिएंसी और दूसरी स्पेस एफिशिएंसी। टाइम एफिशिएंसी रेफर्स टू आपके एल्गोरिथम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेगा। स्पेस एफिशिएंसी रेफर्स टू आपके एल्गोरिथम के अंदर मेमोरी कंजम्पशन कितनी हो रही होगी। सही है। सो हम जो इंटरेस्टेड हैं, मोस्टली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंटरेस्टेड हैं। सही है। सो अच्छा, अब एल्गोरिथम तो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल लें तो 3 डिफरेंट मेथड्स थे। यूक्लिड्स था, कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग था और जो प्राइम फैक्टर वाला एल्गोरिथम था। तो उन दोनों में से मोस्ट एफिशिएंट कौन सा था? यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यह सिंपल भी था एंड ज़्यादा एफिशिएंट भी था, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम ले रहा है। सो सिंप्लिसिटी भी इम्पोर्टेंट है एंड सिंपल एल्गोरिथम्स आपके अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है, उनमें ईजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं और ईजियर टू प्रोग्राम भी होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी आप इजीली कर सकते हैं। और उन एज अ रिज़ल्ट अगर आपके एल्गोरिथम सिंपल हैं तो उनमें बग्स भी कम आएंगे। इनकेस अगर बग आते भी हैं तो आप उनको ईजिली डिबग भी कर सकते हैं। बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि जो सिंपल एल्गोरिथम है वही एफिशिएंट हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि जो सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं वही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि सिंपल एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट हो या फिर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट हो, कोई भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। सो अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो, किसी ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में या समझने में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे आप कंपेयर करें एक सिंपल एल्गोरिथम है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, तो ये ट्रेड ऑफ है। तो अगेन आप प्रॉब्लम के हिसाब से खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है पैराग्राफ, पिछले एल्गोरिथम के केस में, प्रॉब्लम के केस में आपके जीसीडी के लिए 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स थे। तो यहाँ पे लिखा है जनरली यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट बेस्ट एल्गोरिथम ऑन द फर्स्ट ट्राई। तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो आपका जो फर्स्ट करेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है वो आप एक्सपेक्ट करें, अज्यूम करें कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आप क्या करें, एक और ट्राई करके देखें कि आपको एक और सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हो सकता है जो आप दूसरा सॉल्यूशन निकालें
वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा सिंपल या ज़्यादा फास्ट भी हो। सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें और अज्यूम कर लें कि वही बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी और एल्गोरिथम हो सकते हैं जो कि उससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऑलराइट, सो कोडिंग एन एल्गोरिथम। अब आपको एल्गोरिथम मिल गया। सो फाइनल स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम डिज़ाइन एनालाइज करने के बाद फाइनल स्टेप इज़ कि आप एल्गोरिथम को कोड अप कर लें। सो कोड अप कैसे करेंगे? कोड अप इस तरह करेंगे कि जब एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एल्गोरिथम को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सी नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सी नोटेशन? 50 50 ही बता दे। एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज़ करते हैं हम? इस नोटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? भूल गए सब? एसिम्प्टोटिक नोटेशन, नॉट एग्जैक्टली। सूडो कोड, इसको हम कहते हैं सूडो कोड। अब याद आया कुछ? सूडो कोड क्या है? सूडो कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम पहले भी कर चुके हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिथम का सूडो कोड हमने देखा था। दिस इज सूडो कोड। तो अगर आप सूडो कोड को देखें, ये क्लोज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटेक्स से मैचिंग है, लेकिन एग्जैक्टली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये जनरल फॉर्म है। तो आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, उसको एनालाइज किया, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं अगर आपने उसको सूडो कोड रिप्रेजेंटेशन में लिखा है तो। You understand that? So algorithms, basically their pseudocodes are ultimately implemented as computer programs. And next is उनकी आप फिर वैलिडिटी आप कैसे चेक करते हैं? अगेन आप उनको इम्प्लीमेंट करके आप दोबारा से उसको टेस्ट और डिबग करेंगे, डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़ देके, डिफरेंट प्रॉब्लम केसेस देके आप उनकी वैलिडिटी चेक करेंगे अगेन इम्प्लीमेंटेशन के बाद। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में वो ज़रूरी तो है लेकिन सफिशेंट नहीं है। आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एफिशिएंट भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से मैं कोई कंसोल से कैरेक्टर इनपुट लेता हूँ, कैरेक्टर सी, यूज़र से मैं कैरेक्टर इनपुट लेता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये कैरेक्टर कोई नंबर है या नहीं है, कोई डिजिट है या नहीं है। तो मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ? एग्जाम्पल ये मेरे पार्ट का, मेरे एल्गोरिथम का पार्ट है, मुझे कैरेक्टर की वैल्यू चेक करनी है कि वो डिजिट है या नहीं है। सो मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ? इफ इज इक्वल टू 0, या इसको सिंपल कर देते हैं, नंबर ले लेते हैं। अगर आपका नंबर है और आपका एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको नंबर को चेक करना है कि वो 0 to 9 रेंज में है या नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। अगर रेंज में है तो आप इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे एंड num is equal to 1,
रेंज इसकी हम कम कर देते हैं। आपको चेक करना है कि आपका जो इंटीजर है वो 0 से लेके 2 तक की रेंज में है या नहीं है। तो आप उसको उस एल्गोरिथम को इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन दिस वन इज़ नॉट एफिशिएंट। इसका एफिशिएंट अल्टरनेटिव क्या होगा? इसका एफिशिएंट अल्टरनेटिव क्या होगा? सेम कंडीशन हो, लेकिन मैं इसको रीराइट कैसे कर सकता हूँ ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन? ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन ये होगा कि मैं ये कर देता हूँ, इफ num is greater than or equal to 0 and num is less than or equal to 2। सही है, तो दिस वन इज मोर एफिशिएंट। तो अगेन यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ मैंने जो चेकिंग की थी रेंज है वो 0 to 2 है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी रेंज 0 से लेके 30 तक हो या 0 से लेके 15 तक हो, तो एक तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतनी सारी कंडीशंस चेक करना वो इटसेल्फ एक इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सही है। तो बेहतर कंडीशन ये हो गई। अब बेहतर कंडीशन क्या हो गई? इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड द नंबर इज greater than or equal to 0 and it is less than or equal to, एग्जाम्पल रेंज है हमारी 0 to 15, तो हम सिंपल इस तरह से उसको रेंज में रेंज चेक कर सकते हैं, बजाय हम इंडिविजुअल एलिमेंट चेक करें इस रेंज का। तो अपने एल्गोरिथम ट्रांसलेट करना सिर्फ काफ़ी नहीं होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बल्कि आपको इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट भी रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टिपिकली सच इम्प्रूवमेंट्स कैन स्पीड अप अ प्रोग्राम ओनली बाय अ कांस्टेंट फैक्टर, whereas a better algorithm can make a difference in running time by orders of magnitude। सही है, इम्प्लीमेंटेशन आप एफिशिएंट लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम ही स्लो है तो ओवरऑल आपकी एग्जीक्यूशन टाइम ख़राब ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट नहीं है पर आपने एल्गोरिथम बेहतर यूज़ किया है, तो एल्गोरिथम आपका जो रन टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अगेन ये इफेक्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जब हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, और ग्राफ के बाद हमने 2 आर्बिट्ररी मशीन्स कंप्यूटर ए एंड बी कंसीडर किए थे। तो उसमें हमने सेम प्रॉब्लम के साथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ वैल्यूज़ पुट करके देखा था कि एल्गोरिथम चेंज करने से कितना फ़र्क आता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। अच्छा, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, रिपीटेड एफर्ट आपको करनी पड़ती है। प्रॉब्लम को आप फर्स्ट ट्राई में सॉल्व नहीं कर पाते, आपको अगेन एंड अगेन देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं तो उसको एक ही आइट्रेशन में, अगर आप एक ही अटैम्प्ट में सॉल्व नहीं होता तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि रिपीटेड वर्क है, आपको रीवर्क करना पड़ेगा जब तक कि उसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज इवन इफ द एल्गोरिथमिक आइडिया सीम्स गुड यू शुड ट्राई टू सी वेदर इट कैन बी इम्प्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन आ भी गया है फिर भी आप ट्राई करें कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और ये जो प्रैक्टिस है ये अगर आप इम्प्लीमेंट भी साथ में करते जाएंगे तो दिस इज़ एन इंजॉयबल टास्क, इसको आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। परफेक्शन इज़ एक्सपेंसिव। परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आप जाएंगे तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे होंगे, तो दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में आप नियर परफेक्ट या एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। परफेक्शन सिर्फ कुछ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आपके स्पेस मिशंस हैं,
जिनमें आप गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, तो उन चीज़ों में आप भले परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो हमारी जो जनरल बाकी एप्लीकेशंस हैं उनमें परफेक्ट सॉल्यूशन होना लाजमी नहीं है। सो एनीवे, ये लेक्चर यहाँ तक है। यहाँ पे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस